कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो 8 पाई जाती हैं। खूंटी धुराग्र पाई जाती है खोपड़ी में। चेहरे में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? चेहरे पर 14। जत्रुकास्थि पाई जाती है कपाल में। कान में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो दोनों कान में 6 पाई जाती हैं, 3 पाई जाती हैं। गर्दन के भाग में ग्रीवा के सिर की संख्या कितनी होती है? तो वो 7 होती है। बच्चों में मेरुदंड की संख्या अस्थियां कितनी होती हैं? 33 होती हैं। जब लोग बड़े हो जाते हैं तो 30 हो जाती हैं। रीढ़ की हड्डियां में पाया जाता है कीलदार जोड़। रीढ़ की हड्डियों में कीलदार जोड़ होता है, जो एक तरफ जाता है, एक तरफ झुकता है, एक तरफ नहीं झुकता। रीढ़ की हड्डी में कितनी कशेरुकाएं पाई जाती हैं? तो 26 पाई जाती हैं। एक वयस्क में 26 पाई जाती हैं, बाकी फ्यूज हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां पाई जाती हैं? तो ये 12 जोड़ी पाई जाती हैं। कंधे के स्थान पर किस प्रकार की संधि पाई जाती है? तो कंधे के स्थान पर कंधोखलका संधि पाई जाती है। कोहनी का जोड़ पर कौन सा जोड़ कहलाता है? तो कब्जेदार। कब्जा मतलब जैसे किवाड़ एक तरफ खुलते एक तरफ नहीं जाते, कब्जेदार जोड़ होता है। ये अपनी टेहनी में, टेहनी यानी कि कोहनी कहते हैं। घुटना किस प्रकार की संधि है? तो घुटना भी चूलदार जोड़ की संधि। घुटना टेंगराव। अचल संधियां कहाँ पाई जाती हैं? खोपड़ी में, जो चल नहीं सकती हैं ऐसी संधियां। अंगुलियों में किस प्रकार के जोड़ होते हैं? कब्जेदार होते हैं। अस्थियों के टूट को क्या कहते हैं? तो अस्थि भंग कहते हैं। अस्थि भंग का प्रत्यक्ष कारण क्या है? चोट लगना। अस्थि भंग होने का लक्षण क्या है? ये सभी। क्योंकि जब अस्थि टूट जाती है तो अंग उल्टे सीधे हो जाते हैं, त्वचा का रंग सूजन आ जाती है, बदल जाता है, लाल हो जाता है। कभी कभी अस्थि भंग होने वाले स्थान पर त्वचा का रंग हो जाता है नीला। किस टूट में अस्थि अनेक टुकड़ों में टूटती है? तो ये बहुखंडी टूट। कौन सी वस्तु का प्रयोग अस्थि भंग में अधिक रक्तस्राव रोकने के लिए किया जाता है? तो ये टूनाकेट का प्रयोग किया जाता है। टूनाकेट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा अंग इसमें हड्डी टूटने पर खपच्ची नहीं बांधी जाती है? खोपड़ी। जांघ की पेशी खिंच जाने से टूट जाती है। घुटने की कटोरी। मोच का लक्षण है, ये सभी है लक्षण। मोच आने पर निम्नलिखित में किसका प्रयोग करते हैं? डेटॉल, आयोडेक्स, सेवलॉन, पोल्डोक्विन। आयोडेक्स का प्रयोग करते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखने के लिए होते हैं पेड़ पौधे। श्वसन अंग का प्रमुख भाग है फेफड़े। श्वसन क्रिया में होने कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा अंग श्वसन क्रिया की सहायता नहीं करता? हाथ। रक्त को शुद्ध करती है O2, ऑक्सीजन। यानी कौन सा अंग श्वसन क्रिया में सहायता करता है? तो ये फेफड़े करते हैं सहायता। रक्त शुद्धिकरण किस तंत्र से होता है? तो ये होता है श्वसन तंत्र से। वायु कोश रक्त का लाल रंग किस तत्व की कमी से? लोहे तत्व की कमी से होता है। वायु कोश पाए जाते हैं फेफड़ों में पाए जाते हैं वायु कोश, क्योंकि वायु जहाँ जाएगी वहीं तो वायु कोश पाए जाएंगे। मानव के शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है 2। हमारे शरीर में प्रविष्ट होने वाली वायु में नाइट्रोजन का भाग होता है, वो 78.22% होता है। बाहर निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 15.70% बाहर निकलती है। श्वसन क्रिया है तो श्वसन क्रिया है अनैच्छिक क्रिया, अपनी इच्छा के अनुसार श्वसन नहीं होता। वायुमंडल की वायु मार्ग से पहुंचती है फेफड़ों में तो जाएगी। फिर श्वसन होने श्वसन क्रिया की 2 उपक्रियाएं हैं। तो प्राकृतिक श्वसन कृत्रिम विधि से श्वास कब दिलाई जाती है? जब जल में डूब जाता है आदमी। दम घुटता है कब? जब पानी में डूब जाता है। सिल्वेस्टर विधि कृत्रिम श्वसन देने की व्यक्तियों की कितनी आवश्यकता पड़ती है? 2। सिल्वेस्टर विधि में घायल को लेटाया जाता है, समतल पर लेटाया जाता है। सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग होता है बेहोश होने पर। किस विधि में करवट के बल लेटाया जाता है? तो लाबार्ड विधि। पीठ पर लाद कर ले जाने वाला घायल का स्थानांतरण घायल होना चाहिए, होश में होना चाहिए जब पीठ पर लाद के ले जाया जाता है। फायरमैन्स लिफ्ट विधि कहलाती है पीठ कंधे पर उठाकर ले जाना, फायरमैन्स लिफ्ट विधि। 73 बैठक में कितने वाहकों की आवश्यकता होती है? तो 2 की। 74 बैठक में वाहकों का हाथ स्वतंत्र रहता है, इनमें से किसी का नहीं। स्ट्रेचर का प्रयोग कब किया जाता है? जब रोगी को ले जाने के लिए स्ट्रेचर का प्रयोग किया जाता है, जो वो अस्पतालों में रखी रहती है, इस पर लोग लेट कर ले जाते हैं। स्पंज को किस नाम से जाना जाता है? शुष्क स्पंज, सूखा नहाना। रोगी को स्पंज किस स्थान पर करना चाहिए? बंद कमरे में। गर्म से किस
अवस्था में देनी चाहिए, तीव्र दर्द में देना चाहिए। गर्म पानी के बोतल का प्रयोग कब करना चाहिए? गर्म शुष्क सेंक में। बफारा देने का उद्देश्य क्या है? सेकाई करना। बफारा देने का लाभ क्या है? उपरोक्त सब नजले जुखाम व गले को साफ करना बफारा देना होता है। पुलटिस लगाने से क्या लाभ है? ये दर्द को कम करती है। पुलटिस यानी कुचैया कहते हैं यहाँ पुलटिस को, कुचैया। रोगाणुनाशक पुलटिस क्या होती है? नीम के पत्ते कीटाणु को मार देते हैं। आंतरिक रक्तस्राव में रोगी को कौन सी सेंक देते हैं? ठंडी सेंक देते हैं। जब खून बह रहा हो तो उसे ठंडी में जम जाता जल्दी खून। बर्फ़ की टोपी में नमक में क्यों रखते हैं? क्योंकि बर्फ़ नहीं पिघलती है। बर्फ़ को घुलने से रोकने के लिए बर्फ़ नहीं घुलती है। बर्फ़ की टोपी का प्रयोग कब किया जाता है? तो जब तीव्र बुखार होता है, जब किया जाता है। रोगी के विषय में जानकारी प्राप्त करने हेतु आवश्यक है तापमान लेना, रोगी का टेम्परेचर लेना। परिचारक का कर्तव्य क्या है? रोगी के प्रति, चिकित्सक के प्रति, दोनों के प्रति होता है। थर्मामीटर द्वारा हम क्या करते हैं? शरीर का तापमान लेते हैं। एक व्यक्ति के शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.4 फ़ारेनहाइट। शरीर का तापमान देखने के लिए अल्पतम समय कितना है? 1.5 मिनट से 2 मिनट। नाड़ी दर का संबंध होता है मानव हृदय की धड़कन से। एक स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी गति क्या है? 70 से 80 मिनट। 70 से 80 1 मिनट में होती है। एक सामान्य स्त्री की नाड़ी गति प्रति मिनट कितनी होती है? 70 से 85। एक स्वस्थ व्यक्ति की 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? 16 से 18 बार। एक स्वस्थ व्यक्ति हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। इस प्रकार से हमारा गृह विज्ञान पूरी तरीके से खत्म होता है। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।